हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। आइए बेटा, कल अपन ने यहाँ पर आवर्त सारणी में गुणधर्मों में अपने आवर्तिता पढ़ी, उसी में अपने पॉइंट स्टार्ट किया था। यहाँ पर परमाणु आकार क्या स्टार्ट किया था बेटा? यहाँ पर परमाणु आकार। एक बार छोटा सा वापस रिवाइज देख लीजिए। परमाणु आकार क्या होता है बेटा कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है उस दूरी को क्या कहा जाता है बेटा? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ये परमाणु त्रिज्या हम तीन प्रकार से लेते हैं, एक सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में, एक वान डेर वाल्स त्रिज्या के रूप में, एक धात्विक त्रिज्या के रूप में। सहसंयोजक त्रिज्या कि सम नाभिकीय जो आपके पास द्विपरमाणु का अणु है जो सहसंयोजक एकल आबंध से बंधा हुआ है, तो उस परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान आपकी क्या कहलाती है बेटा? यहाँ सहसंयोजक त्रिज्या। ऐसे ही धात्विक क्रिस्टल में दो धातु परमाणुओं के पास उपस्थित दो धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है बेटा? आपकी धात्विक त्रिज्या। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है, उन गैसियस मॉलिक्यूलों के मध्य, अणुओं के मध्य यहाँ पर दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स लगते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर दो गैसियस अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान आपकी क्या कहलाती है बेटा? वान डेर वाल्स त्रिज्या। जैसे उत्कृष्ट गैसों में यहाँ पर आपके पास परमाणुओं के मध्य आक्रिय रूप से होते हैं, केवल उनमें दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, तो उनके लिए जो त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है वो कौन सी आती है बेटा? वान डेर वाल्स त्रिज्या। यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबी त्रिज्या कौन सी होती है बेटा? वान डेर वाल्स त्रिज्या। उससे छोटी होती है धात्विक, और सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा? सहसंयोजक त्रिज्या। उसके बाद आपने यहाँ पर त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पहला कारक यहाँ पर पढ़ा कोशों की संख्या, कि जैसे जैसे कोश बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर परमाणु के आकार में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। दूसरा आपने पढ़ा प्रभावी नाभिकीय आवेश, कि नाभिक पर जितना ज्यादा धन आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकार उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा परिरक्षण प्रभाव, कि नाभिक के बाहर आपके कोशों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब हम अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो अंदर वाला कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, ऐसे बाहर वाला कोश का इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से आकर्षण बल अनुभव कर रहा है, लेकिन अंदर वाला कोश इस बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है बेटा? दूर चला जाता है। अर्थात यहाँ पर त्रिज्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और लास्ट आपने पढ़ा यहाँ पर बंधों की संख्या, कि जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकार यहाँ पर छोटा होता जाता है। क्लियर है? इतना आपने पढ़ा। अब इसी को हमें फॉलो करना है किसमें बेटा? आवर्त सारणी में। किसमें? आवर्त सारणी में। तो हम क्या तो पॉइंट लेंगे? परमाणु आकार में आवर्तिता। परमाणु आकार में आवर्तिता। परमाणु आकार में आवर्तिता। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करते हैं बेटा? यहाँ पर वर्ग की। किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पर वर्ग की। तो एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। एक वर्ग में हम ऊपर से कहाँ जा रहे हैं बेटा? नीचे की ओर। एक वर्ग में हम ऊपर से कहाँ जाते हैं बेटा? नीचे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर कोशों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि। n के मान में यानी कोशों की संख्या में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। और आपको मैंने कहा कि कोशों की संख्या में वृद्धि होगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर क्षार धातुओं की ही, आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें कोश होता है बेटा आपके पास दूसरा, इसमें होता है तीसरा, इसमें चौथा एस होता है, इसमें पांचवा एस होता है और इसमें छठवा एस होता है। ठीक है।
आप नीचे की ओर जा रहे हो तो आपको लगातार यहाँ पर कोशों की संख्या में क्या मिल रही है? वृद्धि, यानी आकार क्या होता जाएगा? यहाँ पर बढ़ता जाएगा। क्लियर है? यानी सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सीजियम, उससे छोटा रुबिडियम, उससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा सोडियम और उससे छोटा कौन होगा बेटा? यहाँ पर लिथियम। ये तो हमने बात की किसकी बेटा? यहाँ पर वर्ग की। हम बात करें यहाँ पर आवर्त की। किसकी बात करते हैं बेटा? आवर्त की। तो देखिए एक आवर्त में हम यहाँ पर बाएं से कहाँ जा रहे हैं बेटा? दाएं। एक आवर्त में ये आपका लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड, कि बाएं से हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? दाएं जा रहे हैं। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पर एक ही कोश में, एक ही परमाणु में नाभिक पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक पर आवेश का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ Z इफेक्टिव का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है बेटा? बढ़ता जाता है। जब हम एक आवर्त में कहाँ जाते हैं बेटा? बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आकार छोटा होता जाता है। जिसके कारण आपका आकार क्या होता जाता है बेटा? यहाँ पर छोटा होता जाता है। जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें, यहाँ हम आवर्त में कहाँ जा रहे हैं बेटा? ये बाईं ओर होता है, ये आपका दाईं ओर होता है। कि हम कहाँ जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो क्रमशः यहाँ पर परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है बेटा? वृद्धि, यानी नाभिक पर आवेश के मान में क्या हो रही है? वृद्धि। नाभिकीय आवेश में क्या हो रही है बेटा? यहाँ पर वृद्धि। नाभिकीय आवेश यहाँ पर बढ़ रहा है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के कहाँ जाएगा? पास में जाएगा। अधिक नाभिकीय आवेश की वजह से जब वो पास में जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर छोटा। यानी इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। फिर इससे छोटा कौन? इससे छोटा कौन होगा? बेरिलियम। बेरिलियम से छोटा बोरोन। बोरोन से छोटा कार्बन। कार्बन से छोटा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। क्लियर है यहाँ पे? यानी अपनी ये बात करें कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होगा? तो देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में तो ये सबसे बड़े हो गए। अपने आवर्त में क्षार धातु क्या हो गए? सबसे बड़े हो गए। किसके कारण? यहाँ पर कम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। अब हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा क्या होता है? तत्व। इसी प्रकार यहाँ पर फ्लोरीन क्या होता है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व। देखिए इसके आगे उत्कृष्ट घेस तत्व होते हैं, लेकिन उनमें यहाँ पर ऐसे कोई सहसंयोजक धात्विक कार्बन का निर्माण नहीं होता। उनमें वांडरवाल फोर्स होते हैं, वांडरवाल त्रिज्या होती है, और वांडरवाल त्रिज्या वैसे ही आपको पता है कि सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो उनको अपन ने छोड़ रखा है। अपन केवल हैलोजन तक चलेंगे यहाँ पर, और हैलोजन में आपका यहाँ पर कौन बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है बेटा? सबसे छोटा होता है। रीजन आपके पास है यहाँ पर, पहला तो कि ये अपने वर्ग में तो सबसे कम कोश रख रहा है, और बाएं से दाएं जाने पर ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश रख रहा है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए बेटा इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस मिलते हैं, कुछ अपवाद मिलते हैं। इसी में यहाँ पर कुछ क्या मिलते हैं बेटा? अपवाद। अपवाद की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बेटा हम चलते हैं संक्रमण तत्वों में। किसमें जाते हैं बेटा? संक्रमण तत्वों में। और संक्रमण तत्वों की भी हम स्पेशल श्रेणी लेते हैं। कौन सी बेटा? 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी में तत्व कौन होते हैं? स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और आपका जिंक। 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक कहां तक बेटा? 30 तक। ठीक है, ये बाएं से हम कहां जा रहे हैं बेटा? दाएं जा रहे हैं। तो आपके अनुसार Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आकार क्या हो जाना चाहिए बेटा? छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर इनके आकार में कुछ अनियमित परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो वो क्या होता है बेटा? ऑर्गन 18, उसके बाद होता है 4s2 और उसके बाद आता है 3d1 to 10। क्लियर है? यहाँ पे ये बाह्यतम कोश हो गया और ये बाह्यतम कोश से अंदर वाला कोश हो गया। क्लियर है? यहाँ पे जब हम स्कैंडियम से कहाँ पहुंचते हैं बेटा? यहाँ पर क्रोमियम तक पहुंचते हैं। इस स्कैंडियम से हम कहाँ पहुंचेंगे बेटा? क्रोमियम पर पहुंचेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर दो फैक्टर फॉलो करेंगे। पहला फैक्टर कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ यहाँ पर Z इफेक्टिव का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर है? ये आपने कहा। लेकिन देखिए यहाँ पर जब आप इस अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ दूसरा कौन सा इफेक्ट फॉलो होगा बेटा? कि इस अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो कौन सा प्रभाव लगेगा यहाँ पर? परिरक्षण प्रभाव। क्या लगेगा बेटा? परिरक्षण प्रभाव। लेकिन देखिए शुरुआत में डी में हम 4 इलेक्ट्रॉन तक ही भरते हैं, इसीलिए परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? दुर्बल। ज्यादा प्रभावी कौन हो जाता है? आपका Z इफेक्टिव, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी है। जब ये ज्यादा प्रभावी है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा और आकार को क्या कर देगा? छोटा। यानी यहाँ स्कैंडियम बड़ा होगा, इससे छोटा टाइटेनियम, फिर वेनेडियम और इससे छोटा कौन? आपका क्रोमियम। जब हम आगे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 तक चलते हैं, तो यहाँ पर आपका Z इफेक्टिव भी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ यहाँ पर इस आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का मान भी क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपका Z इफेक्टिव कितना होता है बेटा? परिरक्षण प्रभाव के बराबर होता है। यानी जितना आकार छोटा हो रहा है उतना ही यह आकार को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यानी यहाँ पर इन तत्वों का आकार लगभग हम ये कहते हैं क्या मिलता है बेटा? आपको बराबर मिलता है। लगभग इनका आकार क्या होता है? बराबर, क्योंकि इस कंडीशन में Z इफेक्टिव किसके इक्वल होता है? परिरक्षण प्रभाव के इक्वल। अब लास्ट स्थिति में आप तो 9-10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, वे 9-10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे बाहर वाले को, तो इस स्थिति में Z इफेक्टिव की तुलना में प्रभावी नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रभावी हो जाएगा। और परिरक्षण आकार को क्या करता है? बढ़ाता है। इसीलिए यहाँ तत्वों का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। है चीज समझ में? यानी इस 3D श्रेणी में यहाँ पर इन दो प्रभावों की वजह से यहाँ पर अनियमित परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर है? ऐसे ही हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा दूसरे अपवाद की ओर। दूसरा अपवाद है यहाँ पर आपके पास है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। ठीक है, यानी आप नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोश बढ़ रहे हैं, यानी क्रमशः आकार क्या होना चाहिए? आपका बढ़ना चाहिए। क्रमशः आकार क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए। यानी सबसे बड़ा कौन? 5D, उससे छोटा 4D और उससे छोटा कौन होगा? 3D। लेकिन देखिए यहाँ पर इस 4D और इस 5D का आकार लगभग क्या होता है बेटा? बराबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा 3D,
3D से बड़ा कौन बेटा 4D, और 4D से बड़ा कौन होना चाहिए था 5D, लेकिन 4D और 5D का आकार लगभग क्या होता है बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम 5D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उससे पहले हम 4F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं, और इन 14 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश में भी 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो प्रोटॉन भी यहाँ पर 14 बढ़ेंगे, यानी नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। उस नाभिक के आवेश के बढ़ने की वजह से यहाँ पर आकार क्या होगा बेटा संकुचित होगा। जब आकार संकुचित होगा तो यहाँ पर जितना आपका कोश भरने की वजह से जो आकार भरा था वो आकार वापस क्या हो जाएगा छोटा, इसीलिए वो आकार किसके बराबर मिलेगा 4D के बराबर, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर ये कौन से तत्व होते हैं 4s श्रेणी वाले, यानी लैंथेनाइड तत्व। इसी के नाम पर इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा लैंथेनाइड संकुचन, कि लैंथेनाइड तत्वों के आने की वजह से इस 5D से पहले 4F यहाँ पर 14 तत्व आने की वजह से नाभिक पर प्रभावी या नाभिक के आवेश का मान ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से जो कोर्स के कारण आकार बढ़ा था वो आकार वापस से उतना का उतना ही हो जाता है, वापस से छोटा हो जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आकार में दो आपके पास क्या प्राप्त होते हैं बेटा अपवाद प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये थी आपके पास परमाणु आकार में आवर्तिता। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें आयनों की, किसकी बात करते हैं बेटा यहाँ पर आयनों की बात करें कि आयनों में आकार कैसे होगा। तो पहला कंसेप्ट यही है कि आपके पास आयंस क्या होते हैं। पहला कंसेप्ट अपने पास क्या आता है बेटा यहाँ पर कि ये आयन क्या होते हैं, उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे इनका आकार। तो पहले हम आयंस के बारे में देखते हैं। देखिए बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंट आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर आयनिक त्रिज्या। देखिए बेटा आयनिक त्रिज्या क्या होगी आपके पास यहाँ पर, आयनिक त्रिज्या से पहले हम पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा आयन, कि आयन आपके पास क्या है। आयन होता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे अधिक शिथिलता का मतलब होता है ढीला ढाला सा बंधा हुआ हो, शिथिलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने या शिथिलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने या इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पश्चात जो स्पीशीज निर्मित हो रही है, जो स्पीशीज आपके पास बन रही है, यानी परमाणु के बाह्यतम कोश में या तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दो या बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने और निकालने के पश्चात जो अपने पास स्पीशीज फॉर्मेट हो रही है उस स्पीशीज को अपन क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर आयन। देखिए बेटा आयन आपके पास यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। आयन आपके पास यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है बेटा आपके पास धनायन और एक आता है आपके पास यहाँ पर ऋणायन।
एक तो आता है धनायन और एक आपके पास क्या आता है बेटा, ऋणायन। धनायन क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास कोई परमाणु है और इस परमाणु के बाह्यतम कोश में सबसे अधिक शिथिलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, शिथिलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर आवेश कौन सा आ जाएगा बेटा, प्रोटॉन ज्यादा हो गए यानी प्लस का आवेश आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्लस वाली आवेश वाली स्पीसीज को हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर धनायन। क्लियर है, क्लियर है बेटा यहाँ पर। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ये विलगित आपके पास कोई गैसीय परमाणु है, सॉरी बेटा स्टेट गैसेस ले, कोई विलगित गैसीय परमाणु है। इस परमाणु के बाह्यतम कोश में आपने क्या जोड़ा बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे बेटा यहाँ पर तो प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और इस माइनस चार्ज वाली जो स्पीसीज आपके पास जनरेट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर ऋणायन। क्लियर है बेटा यहाँ पर कि आप जब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो यहाँ पर धनायन फॉर्मेट होता है और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो आपके पास क्या जनरेट हो रहा है, ऋणायन। तो इस धनायन की जो त्रिज्या होगी यानी इस धन आवेशित स्पीसीज में बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से दूरी होगी उस दूरी को हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर धन आयनिक त्रिज्या। क्या कहेंगे बेटा उसे हम यहाँ पर, धनायनिक त्रिज्या। कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की धन आवेशित नाभिक से दूरी क्या कहलाती है बेटा, यहाँ पर आपकी धन आयनिक त्रिज्या। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या लेंगे, ऋणायनिक त्रिज्या। कि ऋण आवेशित नाभिक की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पर ऋणायनिक त्रिज्या। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है बेटा, याद रखने वाला पॉइंट ये है कि धनायन का आकार हमेशा अपने जनक परमाणु से, जिससे वो बन रहा है, अपने जनक परमाणु से क्या होता है बेटा, हमेशा छोटा होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर किसकी, सोडियम की। ये सोडियम गैसीय परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में से आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा, निकाल लिया और क्या बन गया, सोडियम धन आयन। हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश और ये आपका तीसरा कोश। तीसरे कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ विन्यास क्या है, 2, 8 और 1। क्लियर है। यहाँ विन्यास क्या मिलेगा, ये सोडियम का नाभिक है, इस नाभिक के बाहर प्रथम और ये द्वितीय कोश। विन्यास यहाँ क्या है बेटा, 2, 8, क्योंकि बाहर वाला कोश का इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया तो वो तो समाप्त हो गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक तो बाहर वाला कोश समाप्त हो रहा है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और नाभिकीय आवेश क्या करेगा बेटा, आकार को छोटा करेगा। नाभिकीय आवेश आकार को क्या करेगा, छोटा करेगा। तो दो चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही है कि एक तो बाह्यतम कोश यहाँ पर समाप्त हो रहा है और एक नाभिक पर धन आवेश बढ़ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर इस धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ऐसे ही हम ऋणायन की बात करें तो बेटा ध्यान रखना, ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में क्या होता है बेटा, बड़ा होता है।
रेनायन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे देखें, यहाँ पर हम फ्लोरीन की ही बात करें, ये फ्लोरीन है आपके पास, इसके बाह्यतम कोश में आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये बना लेता है फ्लोराइड आयन, F- आयन बना लेता है। यहाँ पर F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये होता है 2-7। कितना होता है बेटा, 2-7। जबकि फ्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो विन्यास क्या हो जाता है, 2-8। यानी यहाँ पर देखिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, ज्यादा, तो पहले से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसको दूर की ओर धकेलते हैं, जिससे आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जनक परमाणु की तुलना में इस रेनायन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। जैसे यहाँ पर इसका 72 पिकोमीटर होता है जबकि इसका 136 पिकोमीटर के करीबन चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये लगभग आपका 154 के करीबन होता है, जबकि धनायन का जो आकार है वो लगभग आपका यहाँ पर 70 पिकोमीटर के करीबन आ जाता है। आई चीज समझ में यहाँ पर, यहाँ से यही कंसेप्ट था कि एक धनायन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में छोटा क्यों होता है और एक ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में बड़ा क्यों होता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर ये तो बात हुई किसकी बेटा, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या की। अब इसी आयनिक त्रिज्या में आपके पास यहाँ पर 3 प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। एक तो उदासीन भी है, एक धनावेशित भी है, एक ऋणावेशित भी है। इस परिस्थिति में यदि आपको यहाँ पर परमाणु आकार का निर्धारण करना हो, परमाणु आकार का क्या करना हो बेटा, निर्धारण करना हो, तो उस परमाणु आकार को निर्धारित किया जाता है एक पॉइंट के द्वारा, और पॉइंट है यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या है बेटा, यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। देखिए बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है कि वे आवेशित व उदासीन स्पीसीज, चाहे आपका धनायन हो, चाहे आपका ऋणायन हो, चाहे आपका क्या हो उदासीन, कि वे आवेशित या उदासीन स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। इस सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में इस धनायन, ऋणायन और उदासीन परमाणु के आकार का निर्धारण इस फॉर्मूले से किया जाता है कि सबसे छोटा इसमें कौन होता है बेटा, धनायन, उससे बड़ा होता है उदासीन, और उदासीन से बड़ा कौन होता है बेटा, ऋणायन। कंसेप्ट आपके पास ही है कि यहाँ जनक परमाणु उदासीन होता है और धनायन क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पर प्लस वाला धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है, छोटा, वही कंडीशन यहाँ पे। ऐसे ही ऋणायन अपने जनक परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है, वही कंसेप्ट है बेटा यहाँ पर। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि धनावेश का मान जितना ज्यादा होगा, धन आवेश का मान जितना ज्यादा होगा, आकार उतना ही क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ऐसे ही ऋणावेश जितना ज्यादा होगा, आकार उतना ही क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में है तो किसी भी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आप आकार का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम निर्धारित कर सकते हो। जैसे अपने पास यहाँ पर स्पीसीज है, यहाँ एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस, नियॉन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन। ये आपके पास यहाँ पर कुछ स्पीसीज दी हुई है, आपको कह रहा है कि इनके आकार का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो सबसे पहले हम इनमें क्या देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 13 में से कितने त्याग दिए बेटा, इसने 3 त्याग दिए। 13 में से भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और धनावेश बना रहा है कि +3 है, +3 का मतलब है इसने 3 त्याग दिए, तो कितने बच गए बेटा 10। ऐसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 12, 12 में से कितने त्याग दिए इसने 2, यानी कितने बच गए 10। ऐसे सोडियम का क्रमांक कितना होता है 11, 11 में से 1 त्याग दिया तो बचे कितने बेटा 10। ऐसे ही नियोन में कितने हैं 10, क्योंकि न तो त्याग रहा है न ही ले रहा है। ऐसे ही हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में 9 तो है ही, 1 इसने गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या आ गए 10। ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 तो है, 2 इसने ग्रहण किए तो कितने हो गए 10। ऐसे नाइट्रोजन में 7 तो है और 3 इसने ग्रहण कर लिए तो कितने हो गए 10। यानी इस श्रेणी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा समान, यानी ये आपकी एक क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में हम ये कहते हैं कि धनायन का आकार सबसे छोटा, उससे बड़ा उदासीन और उससे बड़ा कौन होता है ऋणायन। यानी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रम क्या होना चाहिए, ये धनायन है यानी इनका आकार तो छोटा होगा, किससे बेटा उदासीन से, और ये ऋणायन है, इन ऋणायन का आकार बड़ा होगा, किससे बेटा यहाँ पर उदासीन से। क्लियर है। अब बात करें यहाँ पर धनायनों में आकार की, तो मैंने ये कहा कि धनावेश जितना ज्यादा होता है आकार उतना ही क्या होता है छोटा, यानी +3 का आकार सबसे क्या होगा छोटा, फिर +2 वाले का और फिर +1 वाले का। ऐसे ही ऋणावेश में क्या कहा कि ऋणावेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना ही क्या होगा बेटा ज्यादा। यहाँ ऋणावेश नाइट्रोजन पे ज्यादा है तो इसका आकार क्या होगा सबसे बड़ा, फिर ऑक्साइड वाला और फिर आपका फ्लोराइड वाला। ये लीजिए आपके पास आकार का क्रम आ गया, सबसे ज्यादा आपके पास नाइट्राइड बड़ा होगा, उससे छोटा ऑक्साइड, उससे छोटा फ्लोराइड, फिर नियोन, फिर आपका सोडियम, फिर आपका मैग्नीशियम और सबसे छोटा कौन होगा बेटा इसमें आपका एल्यूमिनियम। क्लियर है। ऐसी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में हम आकार का क्रम क्या कर सकते हैं बेटा निर्धारित कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा किससे रिलेटेड था बेटा, यहाँ पर परमाणु आकार से रिलेटेड था। किससे था बेटा यहाँ पर परमाणु आकार से। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेटा आयनन एंथैल्पी। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा आयनन एंथैल्पी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।